फिल्म की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाने से, जिसके बीचों बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची अपने डैड के साथ रहती है। बच्ची का नाम ऐना होता है। उसके डैड हमेशा उसे ऊपर वाले कमरे में रखते हैं, ना नीचे आने देती है और ना ही घर से बाहर ले जाती है। कमरे की छोटी सी खिड़की से वो बस बाहर देख सकती है, जा नहीं सकती। यहाँ उसके डैड बताते हैं कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिन्हें वाइल्डलिंग कहा जाता है, और वो हर वक्त बाहर घूमते रहते हैं। उनके लंबे लंबे नोकदार काले नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और पूरा ही जिस्म बालों से ढका होता है। उन्होंने सभी इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और अब बस तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता और तुम कभी गलती से भी ना चली जाना। डैड ऐना को खाने के लिए भी हमेशा सब्जियां देते हैं, कभी जानवर का गोश्त मांस नहीं देते। उसका बहुत दिल करता है बाहर जाने का, लेकिन वाइल्डलिंग के डर की वजह से उसे हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है। अब एक दिन वो कमरे से सुनती है कि उसके डैड किसी और से बात कर रही है। वो सोच में पड़ गई, ये कौन हो सकता है। तो सच जानने के लिए वो दरवाजे के पास आ गई। उसने जैसे दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा, उसे जोरदार करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हम समझ पाए कि उसके डैड ने ऐसे इंतजाम किया है कि ऐना चाह कर भी कभी बाहर ना आए। अब जब ऐना को होश आई तो उसके डैड केक लेकर आती है और कहने लगी, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज मेरी बेटी की सालगिरह है। और तोहफे में उसे छोटा सा सफेद रंग का चूहा देती है। ऐना उसे पूछती है कि आप बाहर किससे बात कर रहे थे, कौन था, जबकि आपने तो बताया था कि सब मर चुके हैं, हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहा। अब ये सुनकर उसके डैड सोच में तो पड़ ही गए थे, लेकिन वो सीधा जवाब देने की बजाय उसे कहते हैं, मेरी बेटी, इस दुनिया की अब आखिरी बच्ची तुम ही हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल में महफूज रखना चाहता हूँ, फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ। अब कुछ दिन में ऐना और चूहे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ खुशी से खेला करती थी। लेकिन फिर एक दिन चूहे की मौत हो गई। अब ऐना उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। तब भी उसके डैड ऐना को नहीं बताते, बल्कि ये कह देती है कि वो दरअसल ये चूहा यहाँ रहना नहीं चाहता, इसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो ये सो गया है ताकि मैं इसे कहीं और ले जाऊँ। जो कहकर वो चूहे को घर से बाहर ले जाती है और यहाँ ऐना एक बार फिर अकेली पड़ जाती है। वो जब सोई हुई थी तो उसे वाइल्डलिंग का डरावना सपना आता है, जिससे वो अंधेरे में है और उस पर वाइल्डलिंग का हमला हो गया है, जिस वजह से वो इतना डर गई कि फौरन नींद से उठ जाती है। अब कुछ दिन के बाद ऐना में बड़े होने की निशानियां जाहिर होने लगती हैं, जिस वजह से उसके डैड घबरा जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो ना करे, जल्दी बड़ी ना हो। अब ऐना को कुछ समझ नहीं आती कि मेरे डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना तेज था कि वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। और फिर ऐसे ही सब चलता रहा। उसके डैड हर रोज उसे इंजेक्शन दिया करती थी। ऐना वक्त के साथ साथ थोड़ी बड़ी तो हो ही रही थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसमें उठने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने डैड को कहती है कि जैसी हालत मेरे चूहे की हुई थी, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ, तो आप ही मुझे वहीं भेज दीजिए ना जहाँ आपने चूहे को भेजा है, क्योंकि अपनी हालत देखकर मुझे लग रहा है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सारी बातें बताकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देखकर उसके डैड को भी काफी बुरा लगा। उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया इसके साथ, इसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गन अपने मुंह में रख के गोली चला ली। अब वो मरे या नहीं ये हमें दिखाया नहीं जाता, सीन इधर ही कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि ऐना एक हॉस्पिटल में है, जहाँ उसकी हालत अब और खराब हो गई है और उसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हैं। उसे जैसे होश आई, अपने सामने पहली बार इतने सारे इंसानों को देखकर वो घबरा जाती है, अपना कंट्रोल खो देती है। इसी तरह वहाँ से उठी और बाहर भाग जाती है, जहाँ से सीधा वो छत पर आ गई। अब पहली बार सूरज को देख रही थी, तो यहाँ भी वो काफी परेशान हो जाती है। सूरज की रोशनी पहली बार उसकी आंखों पर पड़ी थी, तो चक्कर खाकर वो बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर्स उसके पास आए, फिर से उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और इस बार ऐना को बेड से बांध देते हैं। उसे जब होश आई तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी थी, जिसका नाम एलन था। वो ऐना की ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाती है और डॉक्टर से पूछने लगती है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि काफी अरसे से इसे एक इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि ये जल्दी ग्रो ना करे, और इसे हमेशा एक कमरे में ही रखा जहाँ से ये कभी बाहर नहीं आई थी, और आज पहली बार इतने सारे इंसानों को देख रही है, तो इसी वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अब एलन ऐना को अपनी हिरासत में ले लेती है, पर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने घर में ले आती है, जहाँ एलन का छोटा भाई भी उसके साथ रहा करता था। वो जब ऐना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब ऐना उनकी फैमिली से घुल मिल रही थी, इसलिए एलन सीनियर डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दे दीजिए, मैं ऐना को अपने साथ अपने घर पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो दूसरे इंसानों से घबराती है। उसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। मैं उसे अपने साथ रहकर सिखाऊंगी कि नॉर्मल जिंदगी क्या होती है, और मुझे लगता है मेरे घर में वो महफूज रहेगी।
अब डॉक्टर को काफी हद तक ये ठीक लगा, इसलिए वो एलन को इस बात की इजाजत दे देता है। अब हॉस्पिटल में हम एना के डैड को देखते हैं। जी हाँ, वो मरे नहीं थे, बस गोली से जख्मी हो गई थी, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। उधर एलन का भाई एना से इतना घुल मिल गया था कि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है। जहाँ जाहिर है एना के लिए सब नया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके साथ स्कूल भी जाती है और दूसरे लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस भी करती है। अब जब से वो समझदार हुई, हर चीज को समझने लगी, तो उसे महसूस होने लगता है जैसे बहुत दूर की आवाज मुझे पास से सुनाई दे रही है और दूर उसे अजीबोगरीब ख्याल भी आती है। लेकिन वो उनसे नहीं घबराती, बल्कि पूरे दिल से इस जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो जंगली मॉन्स्टर्स यानी वाइल्डलिंग्स नॉर्थ एरिया में रहते हैं। फिर अब ऐसे ही दिन गुजरते गए, जहाँ हम एना के जिस्म में होने वाले बदलाव साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे कि उसके नाखून काले होना शुरू हो गए थे, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन एना के पास आई और बताती है कि मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक वो आदमी जिसके साथ तुम रहती थी, वो तुम्हारे असली डैड नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सौतेले डैड थे, इसी वजह से तुम्हें पाल रहे थे। ये सुनकर एना काफी परेशान हो जाती है और सोच भी पड़ गई कि अगर वो मेरे डैड नहीं तो फिर मेरे असली माँ बाप कौन है और वो कहाँ होंगे। अब उसे परेशान देखकर एलन का भाई उसे तसल्ली देता है और अभी दोनों मिलकर अपने क्लासमेट के घर जाते हैं, जो इनके साथ पढ़ता था, जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। अभी पार्टी का माहौल भी क्योंकि एना के लिए नया था, इसीलिए उसे ये सब भी अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे अच्छा महसूस होने लगा। वो एंजॉय करने लगती है और शराब भी पीती है। उसे चक्कर आने लगे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो ठीक भी हो गई। अब उसने नोटिस किया कि मेरा एक क्लासमेट मुझे घूर रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो एलन के भाई से बातें करने लगी। वो जब एना के करीब आया तो एना के मुंह से खून आने लगता है। वो घबरा गई और वॉशरूम में जाती है चेक करने, जहाँ वो ये देखकर काफी डर जाती है कि मेरे दांत टूटकर गिर रहे हैं। उसे बहुत अजीब लगा। खिड़की से कूदकर वो बाहर आई और पार्टी छोड़कर चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगा ये जरूर वाइल्डलिंग होगा, इसलिए जब उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो वो बिना सोचे वाइल्डलिंग को काट लेती है, जिससे वो नीचे गिर गया और बड़ी तेजी से उसका खून बहने लगता है। अब पता चला कि वाइल्डलिंग नहीं बल्कि वो लड़का था जो पार्टी में एना को घूर रहा था। वो इसका पीछे करते करते यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो एना के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन पहले ही एना ने उसे काट लिया और क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एना वहाँ से अपने पुराने घर आ गई, जो जंगल के बीच में था। वो यहाँ सबूत ढूंढने लगती है ताकि पता लगवा सके कि मेरे असली मॉम डैड कौन है, लेकिन उसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए वो अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके दूसरे कपड़े पहनती है और वापस एलन के घर आ जाती है। वो बड़ी गुमसुम होकर बैठी हुई थी और क्योंकि एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो एना से काफी सारे सवाल करती है, पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिससे एलन समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। अब तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आया, जो एलन को बताता है कि मैं एना से पूछताछ करने आया हूँ क्योंकि उसका क्लासमेट गायब है, हो सकता है वो कुछ बता दे। इस पर एलन जवाब देती है कि अभी वो बहुत घबराई हुई है, किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं है, तो उससे फिलहाल कुछ न पूछा जाए, जिस वजह से वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस एना के पास आई और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी और इतनी चुपचाप क्यों हो, लेकिन यहाँ भी एना कोई जवाब नहीं देती बल्कि नेल पॉलिश लगाने लगती है। एलन को गुस्सा आ गया कि ये मुझे कैसे नजरअंदाज कर रही है, तो तंग आकर वो एना पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर उसका भाई समझाता है कि शांत हो जाए और प्लीज इसे मत डांटे, मैं पूछता हूँ मुझे जवाब दे देगी। जिसके बाद वो एना से बात करता है, पर उसके कोई जवाब ना देने पर वो एना का मुंह खोलता है और देखता है कि एना के जो दांत टूट गए थे वहाँ से अब कुछ और निकल रहा है, जो बात बहुत अजीब थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और जल्दी से अपनी बहन एलन के पास जाता है इस सब के बारे में बताने के लिए। जिस बीच मौका पाकर एना जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग मुझे कुछ करना दे, लेकिन एक जगह रुककर सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब उसकी नजर एक शिकारी पर गई, जिसके पास वो जाती है और देखती है कि इसने वुल्फ यानी भेड़िए वाला मास्क पहना हुआ है। वो समझ गया कि इसे भूख लगी है, तो एना को वो खाना देता है। फिर वो उसकी नाखून और दांत देखकर पूछता है कि तुम वाइल्डलिंग तो नहीं हो, जिस पर एना खामोश रही क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि मैं क्या हूँ। वो बस इतना बताती है कि मैं अपनी मोम को ढूंढ रही, पर शिकारी समझ गया कि ये क्या है, इसलिए वो एना को कहता है कि तुम एक केव यानी गार में जाओ, तुम्हारी मोम तुम्हें वहाँ मिल सकती है। वो यहाँ ऐसी केव के बारे में बात कर रहा था जहाँ पर वाइल्डलिंग्स रहती है, क्योंकि वो जान गया था कि ये भी एक वाइल्डलिंग ही है। जी हाँ, बिल्कुल, एना भी वाइल्डलिंग ही थी और उसके जिस्म होने वाले बदलाव इस बात का सबूत थे। अब एना उसकी बताई हुई केव में जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे स्केलेटन्स यानी ढांचे पड़े दिखते हैं। एक खोपड़ी में गोली का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर एना सोचने लगती है कि यही मेरी मोम होगी। तभी उसे ख्याल आया कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे सौतेले डैड ने मोम को शूट करके मार दिया था। उन्होंने मुझे नहीं मारा बल्कि अपने पास रख लिया ताकि मुझे पाल सके। ख्याल से बाहर आकर एना बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि मैं पता लगवा के रहूंगी कि आखिर
आखिर सुतीले डैड ने मॉम को शूट क्यों किया था। ये बात पूछने वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर सुतीला डैड था। वो दरवाजे पर से खड़ी होकर उसे देखने लगी, जो इतना जख्मी था कि उसकी हालत कुछ बताने वाली नहीं थी। लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि एना आई है, इसीलिए वो अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखने लगता है। उधर एलन के पास उस लड़के की केस फाइल आई जिसे एना ने काटा था, इन्हें उसका क्लासमेट, क्योंकि उसकी लाश मिल चुकी थी। एलन ने एना का कमरा चेक किया, जहाँ से उसे ऐसी ड्राइंग्स मिली कि उसे शक होने लगा कि जरूर एना ने ही उस लड़के को मारा है। आगे वो कुछ सोचती, एना यहाँ वापस आ गई थी और एलन की गले से लगकर वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे संभाल लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। अब जब एलन उसके हाथों को देखती है तो उसके बड़े बड़े नाखून देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इसने ही उस लड़के को मारा। इसीलिए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इस वजह से एना काफी परेशान हो गई। ये अब मैं क्या करूँ, इनसे क्या कहूँ, कैसे बताऊँ इनको कि मेरे जिस्म में क्या हो रहा है और मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। वो जब शीशे में अपने दांत देखती है तो उसे याद आने लगा कि मेरे दांत तो बिल्कुल वैसे ही हैं जिसे केव वाले स्केलेटन के थे। अब तभी उससे मिलने सुतीला डैड आया, जो अब ठीक हो चुका था। वो एना को कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम जैसी वाइल्डलिंग्स को पालना ही नहीं चाहिए था और मुझे इस बात का भी दुख है कि तुम यहाँ बंद हो। वो फिर इंजेक्शन निकाल कर कहता है कि ये इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि इसकी वजह से तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो। अब एना, जो पहले ही उसकी बातों से दुखी होकर रो रही थी, वो इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलन वहाँ आई और देखती है कि एना बड़ी अजीब तरह से एक जगह पर सिमट कर सो रही है, जैसे कोई जानवर सोता है। पर उसे क्या पता था कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि एलन जैसे लॉकअप खुल के अंदर आई, एना उस पर हमला करके उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था, तब वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे गाड़ी चलाने का कहती है और ये लोग जंगल की रास्ते काफी आगे निकल आए थे। एक जगह वो गाड़ी रुकवाकर उसे बता देती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ, वाइल्डलिंग। जो कहकर वो अकेले ही जंगल की रास्ते निकल जाती है और अब यहाँ रात हो गई थी। एलन के भाई को उसकी फिक्र थी, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ वो नदी में नहाकर बाहर आई और एक जगह पर बैठ जाती है। अब एलन के भाई को फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे ठंडा लग जाए, इसलिए वो पहले आग जलाता है और फिर एना को पास खड़ा करके उसके कपड़े सुखाता है। लेकिन जब उसकी कमर पर हाथ रखता है तो उसने महसूस कर लिया था कि एना के पूरे जिस्म पर बाल तेजी से उग रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन एना यहाँ जज्बाती होकर उसके गले से लग जाती है। कहने लगी कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद वो एक साथ वो सब वक्त गुजारते हैं। अब एना के सुतीले डैड पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसने पुलिस को भी उसकी सच्चाई बता दी थी और ये भी कि वो बहुत खतरनाक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सुबह एना और एलन का भाई वहाँ से निकलकर जाने लगे, जहाँ कुछ शिकारी उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली एलन के भाई को लग गई और वो काफी जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो दोबारा उठे और अभी नदी में कूद जाते हैं। एलन का भाई तो बाहर चला जाता है, पर एना नहीं जाती। वो उसे समझाती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो, तुम सही सलामत घर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। वो लोग सिर्फ मुझे तलाश कर रहे हैं, अगर हम दोनों साथ रहे तो बिना वजह तुम भी मारे जाओगे। अब वो उसे अकेला तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर था, इसलिए दूसरी रास्ते से घर के लिए निकल जाता है और एना जंगल में चली जाती है। एलन को अपना भाई मिल चुका था, वो एलन के गले से लग जाता है, रोते हुए कहता है कि मुझे एना की फिक्र हो रही है, वो खतरे में है, तो प्लीज उसे बचा लीजिए। एलन उसे चुप करवाकर एना की तलाश में निकल जाती है। उधर एना अब जंगलियों की तरह बनकर उस केव के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे अपनी मॉम का स्केलेटन मिला था। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि एना का जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा है और अब वो यहाँ के माहौल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब वो काफी हद तक वाइल्डलिंग बन गई है, जबकि शिकारी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन के भाई ने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए जा रहा है। उसने अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल और हथियार औजार वगैरह ले लिए थे, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। ये देखकर वो जल्दी से इस बारे में अपनी बहन एलन को बताता है। उधर एना पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई थी और जो शिकारी उसे पकड़ने आए थे वो उन्हीं पर हमला कर देती है। जो भी उसके सामने आ रहा था वो झट से उस पर झपटती थी और उसे मार गिराती थी। इतनी ही देर में यहाँ एलन भी आ गई। वो गाड़ी से उतरकर देखती है कि वहाँ शिकारियों की लाशें बिखरी पड़ी है और उसे वो पुलिस ऑफिसर भी मिल जाता है जो एना को यहाँ मारने आया था। वो गन पॉइंट पर एलन को धमकाता है कि तुम एना को नहीं बचा सकती, मैं उसे मार के ही दम लूंगा। ये बातें वो कर ही रहा था कि तभी पीछे से एना आकर उस पर बुरी तरह हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन एकदम से मोड़ देती है, जिससे सेकंड में ही उसकी हड्डी टूट गई और वो मारा जाता है। उसे एलन पहचान नहीं पाती और उसकी तरफ गन पॉइंट करके सोचने लगती है कि ये क्या चीज है, लेकिन गौर करने पर उसे एहसास हुआ कि ये तो एना है। वो उसे शांत करके गले से लग जाती है और अब यहाँ एलन ने महसूस कर लिया था कि एना माँ बनने वाली है। इसके बाद एना यहाँ से भाग गई। वो जब एक जगह पर बैठी थी तो तभी शिकारी उसे पकड़ने के लिए जंगल में चारों तरफ आग लगा देते हैं। ये देखकर वो काफी डर गई, ये तो पूरे जंगल को ही जला देंगे, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोबारा से उसे केव में आ जाती है, लेकिन वहाँ तो उसका सतीला बाप पहले से
से ही मौजूद था। और जब उसने देखा कि ये भी वार्डलिंग बन गई है तो उसने भी एना को फौरन शूट कर दिया। इससे वो नीचे गिर गई और नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। उसका सौतेला बाप कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी अपनी मोम की तरह वाइल्डलिंग न बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सब्जियां खिलाता, कभी भी गोश्त और मांस नहीं देता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई हो। अब तुम्हें भी मरना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे मोम को मारा था। पर हाँ, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये कहकर वो एना का पेट काटकर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जलती हुई लकड़ी यानी मशाल उठाती है और उसे अपने डैड की सीने में घुसाकर पूरा जोर लगाती है। वो पूरा जल गया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है क्योंकि पेट भी कटा हुआ था। कुछ ही देर में यहाँ वो शिकारी आया जिसने एना को खाना खिलाया था और इस केव का रास्ता बताया था। वो एना के कटे हुए पेट पर टांगे लगाता है तो तब जाकर उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। अब एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ शिकारी, तो एक तरफ एलन और उसका भाई सभी एना को ढूंढ रहे थे। फिर एलन और उसके भाई को एना एक जगह दिख भी जाती है, पर क्योंकि वो चाहते थे कि एना जिंदा रहे इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। अब ऐसे एना काफी दिन तक चलती रहती है, जिस बीच रास्ते में ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। वो बच्चे को लेकर फिर से चलती रही और आखिरकार नॉर्थ एरिया में आ ही जाती है जहाँ पर सभी वाइल्डलिंग्स रहते हैं। यहाँ सामने तेज रोशनी थी, तभी वो उस जगह से वाइल्डलिंग्स की आवाज सुनती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उस रोशनी के पीछे ही वाइल्डलिंग्स रहते हैं और वो उसकी तरफ ही चल देती है क्योंकि वहाँ उसकी फैमिली होगी और अब से वो अपने जैसे लोगों में ही रहेगी। इंसानों का बुरा बर्ताव वो इतने टाइम से जो बर्दाश्त कर रही थी अब उसे नहीं करना पड़ेगा। वो आजाद होगी और जाहिर है उसका बच्चा भी वाइल्डलिंग ही होगा तो वो उसे भी यहाँ आराम से पालेगी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।